काश ऐसी सास सबको मिले। अरे और कितना टाइम लगेगा खाना बनाने में, सुबह से लगी हुई है, चींटी की चाल से काम कर रही है, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ नहीं चला सकती क्या? मेरा बेटा क्या पूरा दिन घर में बैठा रहेगा तेरे इंतजार में? चल जल्दी खाना बना। ये कहकर शांता गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। इधर रेखा डरी सहमी सी रसोई में खाना बना रही होती है। तभी अचानक उसके हाथ से कांच का एक गिलास छूट जाता है जो फर्श पर गिरकर टूट जाता है। गिलास टूटने की आवाज सुनकर शांता तुरंत रसोई में आती है। अरे आज फिर नुकसान कर दिया, सत्यानाश हो तेरा। तू तो इस घर का पूरा नाश करके छोड़ेगी। तेरे माँ बाप ने तुझे एक चम्मच देकर भी नहीं भेजा और तूने जो हमारे घर में था वो भी कूड़े में डाल दिया। इतना कहने के बाद भी शांता का गुस्सा शांत नहीं होता। वो रेखा के बाल पकड़ लेती है और उसे डराने धमकाने लगती है। रेखा की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। अब रो कर किसे दिखा रही है? चल पहले ये कांच के टुकड़े उठा, रोना धोना बाद में करना, अब जल्दी खाना बना। रेखा चुपचाप कांच के टुकड़े उठाने लगती है। तभी एक टुकड़ा उसके हाथ में चुभ जाता है और उसका हाथ कट जाता है, खून निकलने लगता है। ये सब नजारा रेखा की 7 साल की बेटी नैना कोने में खड़ी होकर देख रही होती है और अपनी माँ की हालत देखकर रो रही होती है। इससे पहले कि रेखा नैना को समझा पाती, शांता फिर उसे आकर डांटती है। चल जल्दी खाना बना, नाटक बंद कर। ऐसी नैना के घर का रोज का माहौल है। कभी दादी तो कभी उसके पिता रेखा पर अत्याचार करते रहते हैं। थोड़ी देर में रेखा घायल हाथ के साथ ही खाना बनाकर तैयार करती है और आंसू पोंछते हुए राजेश को खाना परोसती है। अरे ये कैसा खाना बनाया है तूने? सारी रोटियां जला दी। इतने दिन हो गए तुझे, आज तक ढंग का खाना नहीं बनाना आया। वो मेरे हाथ में चोट लग गई थी, इसीलिए रोटियां ठीक से नहीं बन पाई। बस जुबान मत चला, काम ढंग से होता नहीं है और बहाने बनाती रहती है। हट जा मेरे सामने से। सुबह सुबह मनहूस शक्ल लेकर बैठ जाती है। नैना ये सब देखकर बहुत दुखी होती है, लेकिन वो बेचारी बच्ची कुछ कर नहीं पाती। उसकी आंखों से सिर्फ आंसू बहते रहते हैं। कुछ दिन बाद नैना अपनी दोस्त हिमानी के साथ गली में खेल रही होती है। तभी पड़ोस से लड़ाई झगड़े की आवाज आती है। आवाज सुनकर नैना डर जाती है। अरे नैना क्या हुआ? तो इतनी डर क्यों रही है? वो आवाज। अरे तो पड़ोस में लड़ाई हो रही है। निकिता आंटी और उनकी सास का रोज का ड्रामा है। दोनों खेल छोड़कर दीवार से झांक कर देखने लगती हैं। वहां पूनम अपनी बहू निकिता को डांट रही होती है। मम्मी जी गलती हो गई मुझसे, माफ कर दीजिए, मैंने जानबूझकर नहीं किया। हाँ तू तो कुछ जानबूझकर करती ही नहीं, सारे काम गलती से ही तो होते हैं तुझसे। आज मेरा बेटा आएगा तब देखना क्या होता है। पूनम निकिता को बुरा भला कहती है और उसे थप्पड़ भी मार देती है। बाद में उसका बेटा भी आकर निकिता पर गुस्सा करता है। ये सब देखकर नैना के मन में डर बैठ जाता है। हिमानी, मैं बड़ी होकर कभी शादी नहीं करूंगी। शादी का मतलब दर्द होता है और साहस का मतलब डर। अरे पागल, जरूरी नहीं है कि सबके साथ ऐसा ही हो। जब मेरी मम्मी और निकिता आंटी के साथ ऐसा हो रहा है तो मेरे साथ क्यों नहीं होगा? मुझे शादी के नाम से ही नफरत हो गई है। छोटी सी उम्र में ही नैना के मन में सास और शादी को लेकर डर बैठ जाता है। कुछ दिन बाद रेखा की तबीयत खराब होती है, फिर भी वो कुएं से पानी लाने जाती है। मम्मी, आपको बुखार है, आप मत जाइए, मैं पानी ले आती हूँ। नहीं बेटा, तू अभी छोटी है, मैं ले आती हूँ। रेखा बड़ी मुश्किल से पानी लाती है, लेकिन शांता फिर उसे डांटती है। ये कैसा गंदा पानी लाई है, इसे तो जानवर भी नहीं पिएंगे। ये कहकर शांता सारा पानी फेंक देती है। जा फिर से साफ पानी लेकर आ। रेखा दुखी होकर फिर से कुएं की तरफ जाती है। इस बार नैना भी उसके साथ जाती है। रेखा पानी लाकर रख देती है, लेकिन उसे तेज बुखार है। नैना अपनी माँ के सिर पर ठंडी पट्टी रखती है। समय बीतता जाता है, नैना बड़ी हो जाती है, लेकिन घर का माहौल नहीं बदलता। वो घर के सारे काम संभालती है और अपनी माँ का सहारा बनती है। एक दिन हिमानी नैना के घर आती है। अरे नैना, तू तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली, रिश्ता कर लिया और मुझे बताया भी नहीं। क्या बात कर रही है पागल? मेरा रिश्ता हो गया और मुझे ही नहीं पता? खैर तुझे तो पता ही है, घर वाले तुझसे पूछकर रिश्ता तय नहीं करेंगे। चल मैं ही बता देती हूँ, तेरी दादी और पापा ने तेरी शादी पक्की कर दी है, मेरे पापा बता रहे थे। हिमानी की बात सुनकर नैना सोच में पड़ जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए अपनी माँ के पास जाती है। मम्मी, जब मुझे पता है कि शादी के बाद सास की गालियां खानी और पति के थप्पड़, तो आप मेरी शादी क्यों करवा रहे हो? बेटा यही दुनिया का दस्तूर है, हर लड़की को शादी करके अपने ससुराल जाना पड़ता है। मायका कभी लड़कियों का नहीं होता। जैसे मैं अपनी माँ का घर छोड़कर आई हूँ, वैसे ही तुझे भी जाना होगा। नैना की शादी में कोई दिलचस्पी नहीं होती और उसका पूरा कारण उसकी दादी होती है। दादी के व्यवहार को देखकर ही उसके मन में ये धारणा बन गई है कि सास हमेशा बुरी होती है, लेकिन हाँ करने के अलावा उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं होता। कुछ दिन बाद तुझे तो कोई सुध ही नहीं है। तेरी बेटी की शादी है, क्या तैयारी करनी है क्या नहीं, तू तो बस बैठी रहती है। थोड़ी देर में बारात आ जाएगी, उनके स्वागत की तैयारी कर ले, वरना बाद में तेरी बेटी को ही सुनना पड़ेगा।
हालांकि रेखा घर के सारे काम कर रही होती है, फिर भी शांता उसे डांटने का कोई मौका नहीं छोड़ती। एक तरफ रेखा काम में लगी होती है और दूसरी तरफ नैना दुल्हन के जोड़े में बैठी अपने मन में सोच रही होती है। पता नहीं शादी के बाद मेरा क्या होगा। एक बात तो तय है, सास तो दादी जैसी ही होगी। मैं कैसे संभालूंगी सब कुछ। जिस तरह मम्मी की जिंदगी दादी के तानों और मार में निकल गई, कहीं मेरा भी वही हाल ना हो जाए। इन्हीं ख्यालों के बीच नैना की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल के लिए विदा हो जाती है। गाड़ी में बैठी हुई भी ये वही सब सोचती रहती है। अचानक गाड़ी रुकती है और नैना घबरा जाती है। घर आ गया है, उतरने का इरादा नहीं है क्या? नैना डरी सहमी सी गाड़ी से उतरती है। सामने सरला आरती की थाली लिए खड़ी होती है। उनके चेहरे पर मुस्कान साफ नजर आ रही होती है। आओ बेटा आओ, आज तो भगवान ने मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर दी। अब तुम घर में आ गई हो, अपनी जिम्मेदारियां संभाल लो। मैं तो गंगा नहा लूंगी। सरला की बात सुनकर राजवीर हंसते हुए बोलता है, अरे सरला, तुम भी हद करती हो। बहू को अंदर तो आने दो, यही सारी जिम्मेदारियां समझाओगी क्या? यह सुनकर पीछे खड़ी पड़ोसन भी हंसने लगती है। सरला नैना की आरती करती है, तिलक लगाती है और फिर उसे दाहिने पैर से कलश गिराने को कहती है। नैना कलश तो दाहिने पैर से गिरा देती है, लेकिन घर में प्रवेश उल्टे पैर से कर लेती है। यह देखकर पड़ोसन टोकती है, अरे बहू, ये क्या, उल्टे पैर से घर में प्रवेश नहीं करते? अरे कोई बात नहीं, बच्ची है, हो जाती हैं ऐसी छोटी छोटी गलतियां। आओ बेटा अंदर आओ। सरला नैना से बहुत प्यार से बात कर रही होती है, लेकिन नैना के मन में तो बचपन से ही बुरी सास का डर बैठा हुआ है, इसलिए उसका डर इतनी आसानी से नहीं जाता। कुछ रस्में पूरी होने के बाद पड़ोसन अपने घर चली जाती है। फिर सरला नैना से कहती है, नैना बेटा, मैं बहुत थक गई हूँ तेरी शादी की तैयारियों में। सारा काम मैंने ही संभाला है। चल तुझे तेरा कमरा दिखा देती हूँ, तू भी आराम कर ले, बाकी रस्में सुबह देखेंगे। सरला नैना को उसके कमरे तक छोड़ आती है। अरे मैं बहुत थक गया हूँ यार, शादी में कितनी भाग दौड़ होती है। तुम भी ये भारी लहंगा और गहने उतार दो और सो जाओ। और हाँ, लाइट बंद कर देना, मुझे लाइट में नींद नहीं आती। रोहन सामान्य तरीके से बात करता है। नैना समझ ही नहीं पा रही होती है कि उसका पति और सास कैसे हैं। इन्हीं ख्यालों में वो पूरी रात ठीक से सो भी नहीं पाती। सुबह होती ही उसकी आंख लगती है तो देर से उठती है। नैना जैसे ही उठती है घड़ी की तरफ देखती है। हे भगवान, 6 बज गए हैं। आज तो मेरी पहली रसोई है। ससुराल में पहला दिन है और मैं पहले ही दिन लेट हो गई। मेरी सास क्या सोचेंगी, और मेरा पति, कहीं मेरी सास दादी की तरह मुझ पर गुस्सा तो नहीं करेंगी? नैना के बुदबुदाने की आवाज सुनकर रोहन उसकी तरफ मुड़ता है। नैना रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है। वैसे भी घर में इतनी जल्दी कोई नहीं उठता। तुम आराम से नहा लो, तैयार हो जाओ, उसके बाद नीचे आ जाना। रोहन की बात सुनकर नैना को थोड़ी शांति मिलती है। वो नहाकर अच्छे से साड़ी पहनती है, सिर पर पल्लू रखती है और धीरे धीरे नीचे हॉल में आती है, जहां उसकी सास और ससुर पहले से बैठे होते हैं। उठ गई बेटा? मम्मी, वो सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, थोड़ी उठने में लेट हो गई। पता नहीं कैसे आंख नहीं खुली, रात को नींद नहीं आई थी। अरे बस बस बेटा, कोई बात नहीं। क्या हो गया, तो इतनी डरी हुई क्यों है? तुम्हें कोई कुछ कह रहा है क्या लेट उठने पर? नहीं बेटा, घबराओ मत। नया घर है तुम्हारे लिए, सब कुछ नया है। एडजस्ट करने में थोड़ा समय लगेगा, ये बात हम भी समझते हैं। तुम डरो मत। वैसे भी मैं तुम्हारे बाप जैसा हूँ और ये तुम्हारी माँ जैसी। कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। सरला और राजवीर नैना से बहुत प्यार से बात करते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नैना के अंदर का डर इतनी जल्दी जाने वाला नहीं था। मम्मी, आज तो मेरी पहली रसोई है, तो आप मुझे बता दीजिए कि क्या बनाना है। तुझे मैं ऐसी सास दिखती हूँ क्या, जो नई बहू से आते ही सारा काम करवाऊं? और रही बात पहली रसोई की, तो आजा, मैं हलवा बना रही हूँ, तो बस उसमें कड़छी चला देना, हो जाएगी तेरी पहली रसोई। और काम तो तू तभी करेगी जब तेरे हाथों से मेहंदी का रंग छूट जाएगा। वैसे भी नई बहू से ज्यादा काम नहीं कराना चाहिए। सरला की बात सुनकर नैना के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, लेकिन मन ही मन वो कुछ और ही सोच रही होती है। मुझे पता है मेरी सास इतनी स्वीट क्यों बन रही है। अभी मैं नई नहीं हूँ ना, असली रूप तो शादी के कुछ दिनों बाद ही देखने को मिलेगा। नैना को लगता है कि उसके ससुराल वाले उसके सामने अच्छा बनने का नाटक कर रहे हैं। असलियत में तो वही गांव वाली सास जैसी ही होगी। इसी सोच के साथ नैना रसोई में जाती है और वहां उसकी सास पहले ही सारा खाना बना चुकी होती है और कढ़ाई पर हलवा चढ़ा होता है। वो नैना से बस 1-2 कड़छी चलवा लेती है। उसके बाद दोनों मिलकर सारा खाना डाइनिंग टेबल पर रख देती हैं। सभी लोग बैठकर खाना खाते हैं। जैसे ही हलवा खाया जाता है तो अरे वाह, कितना अच्छा हलवा बनाया है मेरी बहू ने। हलवे में तो आज अलग ही मिठास आ रही है। क्यों सरला, सही कह रहा हूं ना मैं? हाँ जी बिल्कुल, मेरी बहू के हाथ जो लगे हैं इसमें। मम्मी पापा की बातें सुनकर रोहन मुस्कुरा देता है। अरे बस मम्मी पापा, और एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन ये पूरा खाना बनाएगी ना, उस दिन कर लेना तारीफ। नहीं, क्यों? इतनी तो बनाई है,
बहुत अच्छा हलवा बनाया है, और ये लो तुम्हारी पहली रसोई का नेक। सरला और राजवीर नैना को पहली रसोई का नेक देते हैं। सरला उसे आराम करने के लिए कमरे में भेज देती है। इस तरह नैना का ससुराल में पहला दिन बहुत अच्छे से बीत जाता है। अगली सुबह होती है। नैना नहा धोकर तैयार होकर मंदिर में पूजा करती है और फिर रसोई में जाकर चाय नाश्ता बना देती है। उसके बाद वो अपने सास ससुर को चाय देती है। बेटा, घर का बाकी काम मैं देख लूंगी, तो दोपहर में तैयार रहना, मोहल्ले की कुछ औरतें आएंगी तुझे देखने के लिए। वो कल नहीं आ पाई थी किसी वजह से। सरला की बात सुनकर नैना सहमति में सिर हिला देती है और अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद मोहल्ले की कुछ औरतें घर पर आती हैं। अरे सरला, कहाँ है तेरी बहू? जरा बुला तो, हम भी देखें तो अपने इकलौते बेटे के लिए कैसी दुल्हन लाई है। हाँ बहन, बुलाओ अपनी बहू को। अरे आप लोग बैठो तो सही, मैं अभी बुलाती हूँ। सरला नैना को आवाज लगाती है। नैना बड़े संभल कर सिर पर पल्लू रखे पड़ोसनों के सामने आती है। पहले हाथ जोड़कर नमस्ते करती है और फिर सबके पैर छूती है। अरे सरला, तेरी बहू तो बड़ी संस्कारी है। आज के मॉडर्न जमाने में भला कौन किसी के पैर छूता और सिर पर पल्लू? आजकल की बहुएं तो रखना ही पसंद नहीं करती। हमने नैना पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं की है। ये रही मेरी बहू, तुम खुद पूछ लो, अपनी मर्जी से रखा है इसने पल्लू। हाँ, यही तो संस्कार होते हैं जो अपनी मर्जी से किए जाएं, जबरदस्ती से नहीं। सभी पड़ोसन एक दूसरे की बात में हाँ मिलाती हैं। उधर सरला नैना को रसोई में भेज देती है ताकि वो पड़ोसनों के लिए चाय नाश्ता बना सके। नैना रसोई में जाकर सोचती है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि घर में सामान कहाँ रखा है। मम्मी जी ने अब तक मुझसे कोई काम नहीं करा। अब मैं कैसे बनाऊं इन सबके लिए चाय और नाश्ता? नैना घबराहट में जल्दी जल्दी चीनी, चाय पत्ती और बाकी सामान ढूंढने लगती है। अचानक उसके हाथ से एक कांच का डिब्बा छूट जाता है और सारी चीनी फर्श पर बिखर जाती है। आवाज सुनते ही सरला घबराकर दौड़ती हुई रसोई में आती है। मम्मी, मैंने कुछ नहीं किया, ये गलती से गिर गया। मुझे सामान मिल नहीं रहा था, मैं ढूंढने की कोशिश कर रही थी, पता नहीं कैसे गिर गया। अरे बेटा, कोई बात नहीं, गलती से ही तो गिरा है, हो जाती हैं गलतियाँ। पहले तुम रोना बंद करो। रो क्यों रही हो? मैंने तुम्हें कुछ कहा भी नहीं। नैना को डरे हुए देखकर सरला थोड़ा रुक कर कहती है, चलो तुम एक काम करो, जाकर उन पड़ोसनों के पास बैठो, मैं खुद चाय लेकर आती हूँ। सरला बड़े प्यार से नैना को रसोई से बाहर भेज देती है और खुद चाय बनाकर ले आती है। सब औरतें बैठकर चाय पीती हैं, हंसी मजाक करती हैं और थोड़ी देर बाद एक एक करके वहां से चली जाती हैं। उधर शाम को रोहन ऑफिस से घर आता है। नैना, मेरे कपड़े कहाँ हैं? और मेरी चप्पल? मेरा सामान जहाँ रखा होता है वहीं होना चाहिए। मेरे सामान के साथ छेड़छाड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। रोहन की कड़क आवाज सुनकर नैना घबरा जाती है। जी, ये रहे आपके कपड़े और चप्पल भी, और तौलिया मैंने बाथरूम में टांग दिया है, आप नहा लीजिए। रोहन गुस्से में ही बाथरूम में चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाता है, नैना, यहाँ तो तौलिया है ही नहीं, कहाँ रहता है तुम्हारा ध्यान? कोई काम ढंग से नहीं कर सकती तुम। रोहन की तेज आवाज पूरे घर में गूंज जाती है। नैना ये सुनते ही कांप जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। रोहन की आवाज सरला के कानों तक भी पहुंचती है। रोहन, तो बहू से ऐसे बात कर रहा है? तो कैसे बात करूं? क्या पूजा करूं इसकी? ये कोई छोटी बच्ची है क्या जो मेरी आवाज से डर गई? अरे जब कोई इंसान नहाने जा रहा हो तो बाथरूम में तौलिया होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप इसे समझाइए कुछ। रोहन का गुस्सा देखकर नैना और जोर जोर से रोने लगती है। सरला उसे संभालती है और रोहन को दो चार खरी खोटी सुनाकर वहां से चली जाती है। जिस बात का डर था वही हुआ। आखिर कौन सा पति अपनी पत्नी के साथ हमेशा अच्छा रहता है? तो मैं कौन सा कोई खास हूँ? मेरे साथ भी यही होना था, ये तो पहले से तय था। रोहन का ये व्यवहार नैना का दिल को अंदर तक तोड़ देता है। अब वो पूरे घर में जैसे एक बेजान परछाई की तरह घूमने लगती है। इसी तरह एक दो दिन बीत जाते हैं। एक दिन रोहन ऑफिस से काफी देर से घर लौटता है। आप आज ऑफिस से काफी लेट आ गए, काम ज्यादा था क्या? फालतू के सवाल मत करो, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे लिए खाना लगा दो। नैना चुपचाप रसोई में जाती है, सारा खाना गर्म करती है और डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। रोहन खाना खाने बैठता है, लेकिन जैसे ही वो पहला कौर मुंह में डालता है, अरे ये क्या बकवास खाना बनाया है तुमने? तुम्हें खाना बनाना नहीं आता? इतना कहते ही रोहन गुस्से में टेबल पर रखा पानी का गिलास उठाता है और सीधा नैना के ऊपर फेंक देता है। छपाक! ये देखकर पूरा माहौल सन्न हो जाता है। उसी वक्त सरला वहां पहुंचती है। रोहन, ये संस्कार दिए हैं मैंने तुझे? ये कैसी बदतमीजी है? सरला गुस्से में उंगली दिखाते हुए कहती है। परसों भी मैंने तुझे कुछ नहीं कहा था, लेकिन आज मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। निकल जा मेरे घर से, और जब तेरी अकल ठिकाने आ जाए तभी वापस आना। सरला गुस्से में दरवाजा खोलती है और रोहन को बाहर निकाल देती है, फिर जोर से दरवाजा बंद कर देती है। नैना, अगर ये 1000 बार फोन करे तब भी दरवाजा मत खोलना। चलो तुम अपने कमरे में जाओ, आराम करो, बिल्कुल टेंशन मत लो। जनाब की अकल अपने आप सुबह तक ठिकाने आ जाएगी।
सरला अपने कमरे में चली जाती है। उधर रोहन रात को अपने दोस्त के पास जाता है और पूरी रात करवटें बदलते हुए बस यही सोचता रहता है, मैंने जाने अनजाने में नैना को कितना हर्ट किया, वो तो कुछ बोल भी नहीं पाई। अगली सुबह रोहन घर लौटता है। दरवाजा खुला होता है। वो अंदर आते ही सीधा सरला के पास जाता है। मम्मी, मुझसे गलती हो गई, मुझे प्लीज माफ कर दो। आपको पता है ना काम का कितना प्रेशर रहता है। मैं सुबह जल्दी जाता हूँ और देर से आता हूँ, लेकिन जब नैना सवाल पूछती है तो मुझे गुस्सा आ जाता है। रोहन, अपने काम की भड़ास मेरी बहू पर मत निकाल। आज के बाद तू उससे ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा और माफी मुझसे नहीं नैना से मांग। रोहन शर्मिंदा होकर नैना के सामने आता है। सॉरी नैना, मुझसे गलती हो गई। रोहन को इस तरह देखकर नैना हल्का सा मुस्कुरा देती है। घर का माहौल फिर से हल्का हो जाता है। इस तरह सब लोग हंसी खुशी बैठकर नाश्ता करते हैं और धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन नैना बालकनी में कपड़े सुखा रही थी, तभी अचानक उसे पड़ोस के घर से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। सत्यानाश हो गया, आज फिर नुकसान कर दिया तूने। पूरे 40,000 का आया था ये बड़ा टीवी, अब कौन भरेगा इसका हर्जाना। तेरे बाप ने तुझे खुद तो 1 रुपए का सामान देकर नहीं भेजा, और जब से तू हमारे घर में आई है नुकसान पर नुकसान किए जा रही है। पता नहीं कौन सी मनूस घड़ी थी जब तू इस घर में बहू बनकर आई थी। मम्मी, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी। मेरा यकीन मानो, मैंने टीवी को हाथ भी नहीं लगाया। तो तू ये कहना चाहती है कि टीवी अपने आप दीवार से गिर गया? चली जा मेरी नजरों के सामने से। संगीता गुस्से में सोफे पर पड़ा रिमोट उठाकर कीर्ति की ओर जोर से फेंक देती है। ये सब देखकर नैना की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हे भगवान, इस बेचारी पर कितना जुल्म हो रहा है। इसकी हालत तो बिल्कुल मेरी माँ जैसी है। शुक्र है भगवान का कि मेरी सास इतनी अच्छी है। भगवान, मेरी सास जैसी सास सबको देना। ये सोचते हुए नैना नीचे हॉल में आ जाती है, जहाँ सरला बैठी होती है। लगता है आज फिर ये संगीता अपनी बहू के साथ लड़ रही है। अरे बड़ी ही बदतमीज औरत है ये। इस बहू का जीना हराम कर रखा। जिस दिन से ये घर में आई है, इसे एक दिन भी सुकून से नहीं रहने दिया इन दोनों माँ बेटों ने। सरला ये कहकर संगीता के घर जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है। सरला बहन, तुम्हें मिल रही है ना अच्छी बहू, इसीलिए बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। अरे ये कीर्ति तेरे घर की बहू होती ना तो तुझे दाल रोटी के भाव पता चल जाते। मैं ही झेल रही हूँ इस बैल बुद्धि को। इसमें तो एक आने का भी दिमाग नहीं है। ये है ही पिटने के लायक। ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते। संगीता बहन, इतना भी क्या कलेश करना। जब वो कह रही है कि गलती से हुआ है तो जाने दो बात को। इतना कहने के बाद सरला चुपचाप वहां से वापस आ जाती है। इसी तरह 1-2 दिन बीत जाते हैं। एक दिन राजवीर बाजार से लौटते हैं, हाथ में खाने का थैला लिए हुए। अरे नैना बेटा, अरे कहाँ हो तुम? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। नैना अपने कमरे से बाहर आती है। राजवीर थैला उसके हाथ में पकड़ा देते हैं। नैना बैग खोलकर देखती है, उसमें बर्गर, समोसे और मोमोज होते हैं। पापा जी, इतना सारा सामान मेरे अकेले के लिए लाने की क्या जरूरत थी? अरे बेटा, मुझे नहीं पता था ना कि तुझे फास्ट फूड में क्या पसंद है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा सब कुछ ले आया। अपने ससुर का इतना प्यार देखकर नैना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कभी मेरे सगे पापा ने भी मेरी मन की इतनी परवाह नहीं की, और ये मेरे ससुर होकर भी मेरा कितना ख्याल रखते हैं। भगवान मेरे इस परिवार को किसी की नजर ना लगे। कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन रोहन बहुत खुश होकर ऑफिस से घर आता है। मम्मी, नैना, कहाँ हो आप सब? एक गुड न्यूज है। क्या हुआ? क्यों इतना शोर मचा रखा है? मम्मी, जिस प्रोजेक्ट पर मैं काम कर रहा था वो पूरा हो गया है और उसका पूरा क्रेडिट मुझे मिला है। मेरा प्रमोशन भी हो गया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। नैना बेटा, जरा सबका मुंह मीठा तो कराओ। नैना रसोई में जाकर मिठाई लाती है। पहले भगवान को भोग लगाती है और फिर सबको खिलाती है। अच्छा चलो, अच्छा है। वैसे यही वो प्रोजेक्ट था ना जिसकी वजह से तू नैना पर गुस्सा कर रहा था? हाँ पापा, उसके लिए मैंने सॉरी बोल दिया है ना। हाँ, बार बार क्यों याद दिला रहे हो? अरे सिर्फ सॉरी बोलने से काम नहीं चलेगा। आज तो बहू को बाहर लेकर जा। देख, शादी के बाद से तू कहीं उसे घुमाने भी नहीं ले गया। अरे ठीक है पापा, बाहर घूमने का अभी समय नहीं है, लेकिन मैं इसे आज डिनर पर जरूर ले जाऊंगा। रोहन नैना को तैयार होने के लिए कहता है। सरला और राजवीर का व्यवहार तो नैना के साथ बहुत अच्छा है, लेकिन रोहन से वो अब भी थोड़ा डरी हुई रहती है। रोहन और नैना डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट जाते हैं। अरे ये मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है। यहाँ सब कुछ मिलता है जो मुझे पसंद है और स्वाद भी 1 नंबर। तुम ट्राई करो ये नूडल्स और ये सुशी और ये राइस रोल्स। रोहन तो बड़े मजे से सब खा रहा होता है, लेकिन नैना के लिए सब बिल्कुल नया होता है। उसे तो ठीक से चम्मच पकड़ना भी नहीं आ रहा था। रोहन की नजर जैसे ही नैना पर पड़ती है वो सब समझ जाता है। फिर वो बड़े प्यार से फोक पकड़कर उसे खाना खिलाता है। नैना भी धीरे धीरे खाना एंजॉय करने लगती है, लेकिन रोहन को लगता है कि शायद उसने पेट भरकर नहीं खाया। दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं। रास्ते में एक आइसक्रीम वाला दिखता है। हाँ, आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम खानी है।
नैना को इस तरह मासूमियत से बोलते हुए देखकर रोहन के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। वो 2 आइसक्रीम लेकर आता है। दोनों हंसते बोलते बातें करते हुए घर लौट आते हैं। उन्हें इस तरह साथ में खुश देखकर सरला और राजवीर भी बहुत खुश होते हैं। इसी तरह कुछ दिन और बीतते हैं। एक दिन गली में चूड़ी बेचने वाला आता है। सरला उसे रोक कर नैना के लिए सुंदर चूड़ियां खरीदती है। ये सब देखकर कीर्ति दूर खड़ी सोचती है, नैना कितनी किस्मत वाली है जो उसे इतनी अच्छी सास मिली है। कितना ख्याल रखती है चाची उसका। ऐसी सास सबको मिले। कीर्ति यही सब सोच रही होती है कि तभी वहां संगीता आ जाती है और उसे डांटते हुए अंदर ले जाती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। इधर संगीता की बेटी रितिका की नई नई शादी हुई होती है। संगीता अपनी बेटी को उल्टी सीधी सीख देकर ससुराल भेजती है। एक दिन मोहल्ले की सभी औरतें मंदिर के कीर्तन से वापस आ रही होती हैं। अरे तुम सारी बातें छोड़ो, मोहल्ले में सबसे अच्छी बहू तो सरला को मिली है। बहुत ही संस्कारी बहू है उसकी। अरे वो तो ठीक है, लेकिन बहू की तबीयत भी अच्छी होनी चाहिए। हाँ तुम सही कह रही हो बहन। कितनी हट्टी कट्टी थी कीर्ति जब शादी करके आई थी, लेकिन संगीता के कलेश ने उसे पूरा सुखा दिया है। और वो अंकित भी तो अपनी माँ की बात मानकर बहू पर जुल्म करता है। कोई बात नहीं, अब तो उसकी बेटी की शादी हो गई। जब उसकी बेटी के साथ यही सब होगा तब उसे बहू का दर्द समझ आएगा। इस तरह पड़ोसन बातें करते हुए अपने अपने घर चली जाती हैं। अगले दिन नैना और सरला मिलकर आंगन साफ कर रही होती हैं। तभी कीर्ति वहां से गुजरती है। कीर्ति कहाँ जा रही थी? तुम आजकल दिखती भी नहीं हो। नहीं, बस घर के कामों में लगी रहती हूँ। मैं कहाँ जाऊंगी, दिन भर यहीं रहती हूँ। नैना कीर्ति से बात करने लग जाती है। इतने में सरला पूरा आंगन साफ कर देती है और नैना को कुछ भी नहीं कहती। नैना तुम तो बहुत किस्मत वाली हो। तुम्हें इतनी अच्छी सास मिली है। ऐसी सास सबको मिले। कीर्ति नैना से बात ही कर रही होती है कि तभी संगीता वहां आ जाती है। पूरा दिन इधर उधर की बातें करने से फुर्सत मिल गई हो महारानी तो अपने घर में भी ध्यान दे लेना। दोपहर के 2 बज गए, अब तक खाना नहीं बना। कब बनाओगी? भूख के मारे मेरी जान निकल रही है। संगीता की बात सुनते ही कीर्ति तुरंत वहां से चली जाती है और घर में जाकर काम करने लगती है। लेकिन तभी संगीता रसोई में आती है और कीर्ति का हाथ मरोड़ देती है। पड़ोसन की बहुओं के सामने मेरी चुगली कर रही थी। रुक जा, आज तेरे पति को आने दे, अभी शिकायत करती हूँ। जब गाल पर 2 थप्पड़ पड़ेंगे ना तब अकल ठिकाने आएगी। संगीता जोर से कीर्ति का हाथ मरोड़ देती है। उसे बहुत दर्द होता है और वो रोने लगती है। उसकी आवाज पड़ोसियों तक भी पहुंच जाती है। शाम को जब अंकित घर आता है तो संगीता उसके सामने बात को बढ़ा चढ़ाकर बताती है। मेरी माँ से जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं है, अपने काम से काम रखा करो। इतना कहकर अंकित कीर्ति को थप्पड़ मार देता है। एक तरफ कीर्ति है जिस पर उसकी सास और पति दोनों ही अत्याचार करते हैं और दूसरी तरफ नैना है जिसके सास ससुर इतने अच्छे हैं कि उन्होंने रोहन को भी सीधा कर रखा है। कुछ दिनों बाद नैना और रोहन की शादी की सालगिरह आती है। नैना ये दिन भूल जाती है लेकिन सरला और राजवीर को याद रहता है। ना तो मेरा कोई छोटा बेटा है और ना ही बेटी जो आज रोहन और नैना के लिए कुछ सरप्राइज प्लान कर दे। चलो शाम के लिए एक केक मंगवा लेते हैं। तभी रोहन वहां आ जाता है। आप दोनों हमारे लिए इतना सोचते हैं, वही बहुत है। आप अपनी बहू की चिंता मत कीजिए, उसके लिए मैंने सरप्राइज प्लान कर रखा है। रोहन बहाने से नैना को घर से बाहर ले जाता है। आप मुझे पहले ये तो बताइए कि हम कहाँ जा रहे हैं? अरे पहले पार्लर चलेंगे। देखो तुमने आखिरी बार बाल कब कटवाए थे, याद भी नहीं है तुम्हें। फिर शॉपिंग करेंगे, बाहर डिनर करेंगे और फिर एक स्पेशल जगह पर जाएंगे। ये सब सुनकर नैना बहुत खुश हो जाती है। रोहन उसे पार्लर ले जाता है, फिर उसे एक प्यारी सी साड़ी देता है। उसके बाद वो उसे एक खास जगह ले जाता है जहां उसने सरप्राइज प्लान किया होता है। बस कुछ सेकंड्स और। रोहन नैना की आंखों की पट्टी हटाता है। सामने खूबसूरत सा कैंडल लाइट डिनर सजा होता है और केक पर लिखा होता है हैप्पी एनिवर्सरी माई लव। नैना को याद आता है कि आज उनकी सालगिरह है जिसे वो भूल गई थी। दोनों मिलकर अपनी सालगिरह मनाते हैं और फिर घर लौट जाते हैं। घर पर सरला और राजवीर ने भी उनके लिए एक छोटा सा केक मंगवाया होता है। सभी मिलकर केक काटते हैं और खुशी खुशी दिन बिताते हैं। अगली सुबह संगीता के घर से फिर जोर जोर की आवाजें आने लगती हैं। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि कीर्ति के रोने की होती है। सरला तुरंत भागकर संगीता के घर जाती है। संगीता बहन, सुबह सुबह कौन सी आफत आ गई? क्यों इस बेचारी बच्ची पर जुल्म कर रहे हो तुम दोनों माँ बेटे? अंकित, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, ये भी किसी की बेटी है। कभी कभी इंसान दूसरों के साथ जो करता है वही उसके पास लौट कर आता है। बस फर्क इतना होता है कि जब तक सच समझ पाता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो माँ बेटे इसके साथ जैसा बर्ताव करते हो इसे भी बुरा लगता होगा। अरे भगवान न करे जैसा तुम कीर्ति के साथ करते हो वैसा रितिका के साथ हो जाए तो तुम लोगों को कैसा लगेगा? सरला चुप हो जा। रितिका और इसकी कोई बराबरी नहीं है। मेरी बेटी में अच्छे संस्कार हैं। ये कीर्ति तो किसी काम की नहीं है, काम भी ढंग से नहीं करती है। आप लोगों के लिए कहना आसान है आंटी, एक दिन इसे झेल कर देखो। हमारे घर का क्या हाल कर रखा है इसने। कभी टीवी तोड़ देती है, कभी बर्तन फोड़ देती है, खाना समय पर नहीं बनाती और पूरा दिन सोती रहती है।
हाँ मुझे भी पता तुम दोनों इससे कितना काम करवाते हो, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी बच्ची है, थोड़ा प्यार से काम लिया करो। सरला किसी तरह अंकित को समझाकर अपने घर लौट आती है, लेकिन घर लौटते वक्त उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी रह जाती है, जैसे कुछ बहुत गलत हो रहा हो।